हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का एक रिसर्च पर। मेरा नाम है राहुल और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं प्योरली म्यूचुअल फंड्स के बारे में, है ना। कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स आप ले सकते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स को आपको लेना है, कहाँ पर क्या रिटर्न्स हो सकता है, म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करते हैं, कितने के एसआईपी आपको करनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक बातें हम करेंगे। एसआईपी के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, उसका एक छोटा सा रिवॉप मैं कर देता हूँ कि कैसे अपन उसको देखते हैं, है ना। नॉर्मली अगर आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एसआईपी आपकी जो इनकम है ना, जो आपकी इनकम है, मान लो आपकी मंथली इनकम है 50,000। ठीक है। तो एज अ फ्यूचर प्लानिंग के लिए, कि मान लो अगर आपको आने वाले 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद एक रिटायरमेंट का प्लान करना है ना। म्यूचुअल फंड्स को पहली बात तो आप ना हमेशा इस चीज़ का इस हिसाब से देखिए कि म्यूचुअल फंड ना एक तरीके से आपकी जो है सेविंग का एक तरीका है ना। जैसे हम देख सकते हैं आजकल, आप अगर एक बेसिक बात करूं मैं, तो इस चीज़ का हमको सबको आइडिया है कि सेविंग्स बहुत कम हो गई है ना, सेविंग्स बहुत हो गई है, कम हो गई है। और सेविंग्स का ऐसा कोई तरीका नज़र नहीं आता है ना। पैसा जितना आता है, खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता भी है ना, हर चीज़ में। और महंगाई भी बढ़ रही है तो आपको पता भी नहीं चलता है ना। बहुत सारी चीज़ें भी है जो आपको इम्पेक्ट करती है, जैसे ऑनलाइन आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें है जो आपको अट्रैक्टिव लगती है, और आप बिना सोचे, है ना, थोड़ी रिवेंज बाइंग वगैरह भी हो जाती है बहुत बार। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सेविंग्स वगैरह हो नहीं पाती। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप नॉर्मली सेविंग्स का भी एक आइडिया रख सकते हो, है ना। कई सारे मेरे जो पर्सनल क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सेविंग के तौर पर ही यहाँ पे पैसा डालना स्टार्ट करते हैं। महीने की 25-30 हज़ार रुपये की एसआईपी चलती रहती है उनकी। तो पहले आप व्यू ये रखो कि मेरे को सेविंग्स करनी है, और सेविंग्स किस में करनी है, इसमें सेविंग्स करनी है। हमेशा एसआईपी आपको मोर देन 10 ईयर्स से ऊपर तक रखना है। छोटे टाइम फ्रेम के लिए रखना कोई बेनिफिशियल नहीं है, उसके लिए बेटर है कि आप स्टॉक्स वगैरह देखो। एसआईपी आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ को प्रोटेक्ट करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का एक तरीका है। तो आप ये दिमाग में रखो कि मुझे एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है अपने लिए, है ना। मार्केट में आप जो करते आए करते रहो, ये इससे इसके थ्रू करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो इनकम अगर आपका 50K है, तो आपको अपना 10% अमाउंट, आपको 10% अमाउंट यहाँ पर हमेशा मंथली एसआईपी के तौर पर स्टार्ट कर देना चाहिए। ये ना, ये एक मतलब एक तरह से बेसिक फाइनेंस आप समझ सकते हो, जिसके बेसिस पे आप अच्छा खासा एक कॉर्पस क्रिएट कर सको, राइट। 10% का मतलब है 5K। 5,000 रुपये की आप एसआईपी करो। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपये की एसआईपी करनी चाहिए। आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाए, वैसे वैसे आप एसआईपी यहाँ पे बढ़ाते जाओ, ठीक है। एसआईपी जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा है ना। तो जिन लोगों की उम्र, अगर आप अंडर 20 है, तो आप बहुत अच्छी बात है, आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए। ये मत सोचो कि मेरे पास अभी इनकम का सोर्स नहीं है तो मैं क्या करूँ। 500 रुपये से, 1,000 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट की जा सकती है, और ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। मैं अभी आपको पर चेक करवाऊंगा कि अगर आप एसआईपी थोड़ा लेट करते हो तो उसके नुकसान क्या होते हैं, है ना। और जल्दी स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं इसको बंद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। ऐसा ही बंद भी कर दोगे तो कोई इशू नहीं है ना। जब आपको मन करे वहां से, पर अमाउंट मत निकालो, रिडीम मत करो। कई बार आपको एसआईपी में बहुत अच्छा अमाउंट दिखने लगता है, तो आप रिडीम कर लेते हो पैसा, है ना। जरूरत पड़ती है तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो गया, और उसको आप रिडीम कर लो। उसकी जगह बेटर है कि आप उसमें लोन उठा सकते हो, या फिर आप एक तरीका निकाल सकते हो जिसके बेसिस पे आपको अपना पैसा भी सेफ रहे, और क्योंकि आपका अमाउंट भी यूज हो जाए, है ना। तो 5K 10% का अगर आपका है, और इनकम अगर आपकी 1 लाख है, या 1 लाख के आसपास है, तो फिर आप आराम से उसको 10K तक ले जा सकते हो, है ना। ये तो एक बेसिक तरीका हो गया। बट अगर आप चाहते हो एक प्रॉपरली कॉर्पस क्रिएट करना, या फिर आप अर्ली रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हो, या आप चाहते हो कि मंथली मुझे इस पेंशन मिले, कितनी पेंशन मिले। मान लो अगर मैं महीने का चाहता हूँ कि मेरे को 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा रहेगा आने वाले 20 साल बाद मेरा, तो उसकी प्लानिंग कैसे करोगे आप। उसकी प्लानिंग अभी से आपसे स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए कैसे देख सकते हो, देखो ये सिंपल सा एक आपके सामने जो मैंने ओपन कर रखा है ना, क्लियर टेक्स कर का एक पोर्टल है। इसमें आप अगर एसआईपी का अमाउंट डालेंगे, तो उसकी बेसिस पर सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर हमारे सामने आ जाएगी। मान लीजिए मंथली एसआईपी आप 5,000 रुपये से स्टार्ट करते हो, और आने वाले 15 साल के लिए आप करते हैं, मिनिमम 15 साल में रखता हूँ यहाँ पे। और एवरेज रिटर्न जो हम मान के चल रहे हैं वो 15%। मैं जितनी भी एसआईपी अगर आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, वो सारी एसआईपी का एक बेसिक आप आइडिया मान के चलिए कि 10 से नॉर्मली 15% से ऊपर ही के ही रिटर्न आप यहाँ पे कैलकुलेट करके चल रहे हैं। 12 से 15 के बीच में ये वेरी करेगा, पर यह रिटर्न काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। अगर आप 5,000 रुपये का एसआईपी 15 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं, 15% के साथ यहाँ से ग्रो करता है, तो आपका जो टोटल कैपिटल होगा, इन्वेस्टेड अमाउंट होता है 9 लाख रुपीज़ के आसपास, राइट। और वेल्थ गेन होगा 24,84,000 के आसपास, है ना। टोटल वेल्थ 33,84,000 के आसपास। तो ये 33,84,000 आपने यहाँ पे जो अर्न किया है, इसको आप एस डब्ल्यू पी करके, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करके, हर मंथ 1% यहाँ पे निकाल सकते हो। अगर आपको आने वाले 15 साल बाद आप इसमें एग्जिट करना चाहते, मतलब निकालना चाहते हो अमाउंट, तो आप 33,000 रुपये पर महीने पर हर मंथ यहाँ पे निकाल सकते हो।
अगर आपको ज़रूरत नहीं है कि मुझे पैसे की अभी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको और चलने दो अभी। आप चाहो तो सही बंद कर सकते हो बीच में, बट इसको अमाउंट को चलने दो। ये अमाउंट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये अमाउंट आपको बहुत बहुत कुछ यहाँ पे देने की कैपेबिलिटी रखता है। 75,000 रुपीज़ का मंथली यहाँ पर एक एग्जिट ले सकते हो। 75,000 रुपये की आप एक यहाँ पे क्या कर सकते हो, मंथली एग्जिट ले सकते हो, यानी कि एक पेंशन ले सकते हो यहाँ से, है ना। आप पैसा प्लान कर सकते हो, है ना। ये प्लानिंग और मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे करनी है, क्या करना है, कहाँ कहाँ पैसा डालना है, कहाँ पैसा नहीं करना। यही एक तरीका होता है हमारे साथ जुड़ने का, एक लंबे टाइम तक के लिए। और इससे आपको बहुत बेनिफिट्स भी दिखाई दिखे जाते हैं। बहुत सारे तरीके भी हैं, जैसे टैक्स में भी बचत होगी, लोन भी आप सही टाइम पे ले सकते हो अगर आप चाहते हो होम लेना, है ना, होम फाइनेंस करना। होम लोन लेते हो, लगा लेते हो, या कार लोन लेते हो, या फिर एजुकेशन लोन लेते हो, कोई भी लोन लेते हो, तो उसमें आपको कैसे हेल्प कर सकती है SIP, राइट। 75,000 का आपका अमाउंट हो गया, 20 साल तक के लिए हमने करा है। 15% की ग्रोथ से हम लगातार यहाँ पे हर साल बढ़ रहे हैं, राइट। बहुत ही मिनिमम सा मैंने रखा है। कई बार ये ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, कई बार ये ग्रोथ बहुत कम भी हो जाती है। अगर हम 2020 की बात करें या फिर 2017-18 की बात करें, तो उस टाइम पे SIP के रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं थे। अभी अगर रिटर्न्स देखोगे तो काफ़ी अच्छे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यू भी करेंगे। बट एवरेजली अगर हम देखें तो हम इस ग्रोथ के अकॉर्डिंग चलेंगे। और एज ए भी जियो पॉलिटिकली भी देखें, इंडिया की पोजिशनिंग भी देखें, इंडिया का हाई पॉपुलेशन भी देखें, हमारा कंजम्पशन की स्टोरी को समझें, हम अपनी पोजीशंस देखें कि हम वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से बहुत रैपिडली ग्रो करने वाली है। तो जब ये वेल्थ क्रिएशन का जो टाइम है इंडियन मार्केट में, इसको आप मिस मत करो, इसको इसमें जुड़ो, और ये बहुत आपको करने वाला है। चलिए आगे आते हैं हम SWP। SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। 75 लाख का आपका अमाउंट था, है ना। अब 75 लाख का अमाउंट जो है, अगर आप यहाँ पे चाहते हो हर मंथ, ये 75 लाख का अमाउंट है, और आप हर महीने चाहते हो यहाँ पर कि मैं 75,000 का एग्जिट करूँ, राइट। अगर आप यहाँ पे हर महीने 75,000 का एग्जिट भी करना चाहते हो, 15% की ग्रोथ है आपकी यहाँ पे, और हर साल अगर आप निकालते भी हो, तब भी आपका अमाउंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये अमाउंट आपका कम नहीं होगा। 20 साल बाद निकालना स्टार्ट करोगे, और 20 साल, नेक्स्ट 20 साल तक बाद भी निकालोगे, तब भी अमाउंट आपका ग्रो ही करेगा, है ना। 2 CR 43,000 के आसपास। और आपको नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि 75,000 की मुझे नीड नहीं है, तो आप 50,000 निकालो यहाँ पे, है ना। 50,000 में निकालोगे तब भी आपका अमाउंट यहाँ पे ग्रो ही करेगा। तो अमाउंट आपका ग्रो करता रहे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसको कंटिन्यू रहने दो। इसको अगर आप कंटिन्यू रहने देते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अगर आपको बीच में चाहिए लोन, तो आप 50% तक का लोन ले सकते हो, यानी 75,000 का, 75 लाख का आपका टोटल कॉर्पस है, तो 75 के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अराउंड 32-33 लाख के आसपास तक का यहाँ पे अमाउंट आप एज ए लोन ले सकते हो। उसमें आपको लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो 7 to 8% का लगता है एज ए करंटली। उस टाइम पे क्या रहेगा वो आप देखना पड़ेगा। तो नॉर्मली इंटरेस्ट काफ़ी कम रहता है, लोन प्रॉपरली मिल जाता है, कोई इशू नहीं आता है। आप चाहते हो थोड़ा बहुत पैसा रिडीम करना, तो वो भी आप कर सकते हो। बट ये एक तरीके से एक मनी मेकिंग मशीन है ना। एक तरीके से आपका बिजनेस है, जिस बिजनेस को आप नॉर्मली हर हर टाइम यहाँ से अमाउंट एग्जिट कर सकते हो, है ना। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेश्चन वगैरह होता है, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, मैं कांटेक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं। आपको आपके लिए क्या करना है, जैसे कि आप पोर्टल में रजिस्टर करना चाहते हो, तो पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए सिंपली आप जाइए कोटक कनेक्ट प्लस की, आपको लिंक मिल जाएगी, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर आप अपना नेम पुट कीजिए, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालिए, यहाँ पे अपना नंबर डालो, अपना पासवर्ड खुद से बनाओ, है ना। पासवर्ड खुद से बनाने के बाद आप क्रिएट अकाउंट करोगे, तो उसके बाद आपके पास एक OTP जनरेट होगा। OTP आप पुट करो, और उसके बाद हमारा कोई भी यहाँ से हमारे यहाँ से आपके पास कॉल आ जाएगा, जिसके बेसिस पे आपको पूरी जो डिटेल वगैरह है वो सब चीज़ें समझाई जाएगी प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास में कौन सा हम म्यूचुअल फंड यहाँ पे ले सकते हैं, है ना। नॉर्मली आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि भाई आपके पास करने से क्या फ़ायदा, हम आपसे ही क्यों यहाँ पे ये सब चीज़ें करें, या फिर आपके पोर्टल पे क्यों रिस्क करें। उसका मेन रीज़न ये होता है कि यहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, या फिर जो भी इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, उसका एक प्रॉपरली प्लानिंग भी की जाती है, साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती रहती है सही टाइम पर। कब कौन से फंड्स में एंट्री लेनी है, कब कौन से फंड से एग्जिट लेना है, कब कौन से फंड्स में ट्रांसफर करना है पैसा, कौन सा सेक्टर यहाँ पे अच्छा चल रहा है। मान लो अगर IT अच्छा चल रहा है, तो IT में कैसे अपने फंड्स को रोटेट करना है ना। कहाँ से अपना फंड निकालते हुए रखना है, कहाँ पे अभी SIP कुछ टाइम के लिए बंद करनी है, स्टॉप कर देनी है ना। कब आपको रीस्टार्ट करनी है, कब आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना है। ये सब चीज़ें बताने का हेल्प आपको हमारे साथ से मिल सकता है, जब आप लंबा एक कॉर्पस होता है ना। एक आध परसेंट, 2-3% की बात नहीं होती। बात जब होती है ना, कि जब आपका अमाउंट बहुत बड़ा हो, तो आप उसको कोशिश करते हो कि ग्रो कैसे किया जा सके, है ना। अभी स्टार्टिंग में 4-5 लाख रुपए तक का अमाउंट हो जाता है, उसके बाद जब आपको पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे मुझे 18-19% के रिटर्न मिल सकते थे, जहाँ पे मैं 12% के रिटर्न में बैठा हूँ। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे SIP में इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पे ग्रोथ नहीं मिलती, या फिर हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं चलता।
अब अगर आप डेट फंड में पैसा डाल दोगे तो 8 से 9% का अमाउंट मिलेगा आपको, है ना। इक्विटी मिड कैप अच्छे फंड्स में अगर आप डालोगे तो आपको कहीं ना कहीं 15, 16, 17% भी मिल सकता है ना। और कुछ अच्छे फंड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे इससे भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। तो उन रिटर्न्स को कैसे कैप्चर करना है, कैसे उन पर्टिकुलर टाइप इसको देखना है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे ये एक वेबसाइट खुली हुई है जिसके बेसिस पे मैं आपको बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, है ना। तो लार्ज कैप वाले स्टॉक है, लार्ज कैप की कुछ रिकमेंडेड इनकी जो बताई हुई है वो SIPs है। लार्ज कैप मिड कैप में जो बड़ी कंपनीज और मिड कैप कंपनीज दोनों होती है, वो दोनों कंपनीज का एक प्रॉपर मिक्सचर होता है। मल्टी कैप में सारी टाइप की आ जाएगी, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप सब आ जाएगा। फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है काफ़ी सारी चीज़ों की, है ना। मतलब ये नहीं होता है कि लार्ज कैप का पोर्शन ज़्यादा होगा, मिड कैप का पोर्शन ज़्यादा होगा, इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को वेरी करते रहते हैं। जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप काफ़ी ज़्यादा फेमस फंड है और बहुत बड़ा फंड है। तो इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, है ना। मिड कैप में सिर्फ मिड कैप वाली स्टॉक्स वाली कंपनीज होती है, स्मॉल कैप में स्मॉल कैप वाली कंपनीज होती है। ELSS टैक्स सेवन की बात करूँ तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स आप सेव कर सकते हो सेक्शन 80C के अंडर में। तो अगर आपका टैक्सेशन है और आप चाहते हो कि अपना पैसा सेव करना, तो आप ऑटोमेटली 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट इसमें डाल सकते हो। 3 साल का इसमें लॉक इन होता है और उसके बाद फिर आप अपना पैसा फ्री करके निकाल सकते हो, जो कि अच्छी चीज़ है। ये भी एक तरीका है टैक्स बचाने का और साथ साथ अपनी सेविंग्स करने का। ठीक है। वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड यहाँ पे कुछ जो कंपनीज वगैरह होती है, वैल्यू या ग्रोथ वाली कंपनीज होती है, तो वो अलग चलता है और ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इसमें SBI अगर आप देखो कॉन्ट्रा फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न दिए इसने, 17-18% की रिटर्न दिए पिछले लास्ट 10 ईयर्स का। देखो डेट फंड्स की मैं बात करूँ, डेट फंड्स नॉर्मली उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जो इनका फंड काफ़ी बड़ा हो। अगर आपका फंड अराउंड 20, 30, 50 लाख के आसपास हो तो आपको डेट फंड भी एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज यहाँ से आपका फंड आप सेव भी कर सकते हो, डाल भी सकते हो। साथ साथ जब आपको लगता है या फिर हमें जब लगता है कि हाँ इक्विटी में एक बॉटम बन चुका है या फिर एक सही टाइम पे सही सेक्टर में पैसा जाना चाहिए, तो यहाँ से आप अपना पैसा रोटेट कर सकते हो, राइट। अपना पैसा पार्क करने की जगह भी होती है यहाँ पे डेट फंड में। जैसे FD लोग काफ़ी करना पसंद करते हैं, है ना। FD में जो रिटर्न्स वगैरह मिलते हैं उससे आपको 1 आध 2% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मतलब जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा मिल सकते हैं, है ना। तो ये भी आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे, है ना। ओवरनाइट फंड्स होते हैं, लिक्विड फंड्स होंगे, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, बहुत छोटे टाइम के लिए अगर आप चाहते हो यहाँ पे इन्वेस्ट करना तो वो आप डाल सकते हो, है ना। लो ड्यूरेशन फंड है तो बहुत स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए, मनी मार्केट हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड हो गया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे अगर आप रिटर्न देखोगे, रिटर्न बहुत कम होते हैं इनके। तो ये थोड़े से रिकमेंडेशन नहीं है, अपडेटेड भी नहीं होते। हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, इक्विटी ज़्यादा होगा, डेट थोड़ा कम होगा। डेट फंड्स सिमिलरली वैसे ही काम करते हैं जैसे कि आपने अपना अमाउंट डाल दिया है यहाँ पे, अब वो लॉक इन हो चुका है पिछले कुछ टाइम के लिए। तो कुछ फंड्स होते हैं जहाँ लॉक इन होता है, कुछ फंड्स होते हैं जहाँ पे कोई लॉक इन नहीं होता है। तो वो फंड्स आपको कौन बताएगा, कैसे बताएगा, वो हमारे साइड से आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिलता रहेगा, है ना। इक्विटी ओरिएंटेड यहाँ पे आप देख सकते हो मिड का स्मॉल का फंड और डेट फंड, इक्विटी डेट फंड, है ना। हाइब्रिड फंड्स, तो हाइब्रिड फंड्स कई सारे लेवल पर कई सारे मामलों में बहुत अच्छे वर्क करते हैं। आर्बिट्राज की हम बात करें तो आर्बिट्राज सिंपली ऐसे काम करता है जैसे कि दो एसेट क्लास हो गए और दोनों एसेट क्लास के बीच में डिफरेंसेस वगैरह जो चलते रहते हैं, उन डिफरेंस के बेसिस पे आर्बिट्राज किया जाता है। इसमें भी रिटर्न्स काफ़ी ठीक ठाक होते हैं, पर ये बहुत कम वैल्यू ऐड करता है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिल सकते। डेट ओरिएंटेड फंड, डेट पे पैसा ज़्यादा रहेगा, इक्विटी फंड पैसा थोड़ा कम रहेगा। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में यहाँ पे अगर देखा जाए तो बैलेंस एडवांस फंड होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉपरली बैलेंस्ड होता है कहीं ना कहीं मामलों में। तो जो बहुत इनिशियल लेवल पे SIP स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है ये। सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड, मान लो कोई बच्चे की पढ़ाई वगैरह है और उनके लिए सेविंग करनी है, रिटायरमेंट फंड्स वगैरह के, तो उनके लिए भी ये बताया जाता है। तो कौन से अच्छे रहेंगे, कैसे अच्छे रहेंगे, ये सब चीज़ें जानने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर जाइए, इस पे लॉग इन करो, प्रॉपरली फिल करो, इसको डिटेल को फिल करो। उसके बाद आपसे डायरेक्टली मैं कांटेक्ट करूंगा, हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक 1-to-1 सेशन रखेंगे, जानेंगे समझेंगे कि क्या आपकी रिस्क प्रोफाइल है, कैसे आप मार्केट को देखते हो, क्या आपके गोल्स हैं और कैसे आप इस चीज़ को परस्यू कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग, इससे रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती है वो सब चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये था SIP से रिलेटेड पूरी कोर्स पूरा सेशन। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी सेशन, कोई भी डाउट्स वगैरह होता है तो आप मुझसे फिर डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।